और हमारा संपूर्ण जीवन प्रभावित होता है। ऐसे में गृहिणी जब बहुत लोगों की डिमांड रहती, परिवार के सदस्यों की डिमांड रहती है कि वो अच्छा कुछ खाएं, अच्छा कुछ बनाएं, तो निश्चित रूप से आप ये जानिए कि उसके ऊपर एक वजन आता है। लेकिन अगर कोऑपरेटिव सहानुभूतिपूर्ण पर्यावरण रहता है तो आप निश्चित जानिए कि हमारा अच्छा उसके रिजल्ट्स आते हैं। अगर हम तनाव में रहते हैं और हम बहुत अधिक खाते हैं तो हमारी फूड हैबिट्स के कारण जो बना रहा है वो तो परेशान है ही, लेकिन जो उस भोजन को ग्रहण कर रहा है उस पर भी, उसको लिए भी बहुत समस्यात्मक है। कारण अगर हम बहुत अधिक खाते हैं तो उसका प्रभाव हमारी बॉडी पे पड़ता है। हमारी बॉडी में फैट डिपोजिशन हो जाता है, एडिपोज टिश्यूज बहुत ज्यादा जम जाते हैं, और जब हम बहुत ज्यादा बल्की हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिपोजिशन ऑफ फैट हो जाता है, तो निश्चित जानिए कि बहुत तरह की बीमारियां, हाइपरटेंशन है, आपको डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम्स, कुछ भी हमको हो सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब हमारी मोबिलिटी, हमारी गतिशीलता बहुत कम रहती है, तो हमारी एनर्जी का यूटिलाइजेशन कहिए या हम जो कैलोरी बर्न है वो बहुत थोड़ा स्लो हो जाता है। और जब हम बहुत ज्यादा गतिशील नहीं रहते हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, ऐसी परिस्थितियों में हमारा जो सामाजिक दायरा है वो भी संकुचित होता जाता है, हमारे सामाजिक संबंध संकुचित हो जाते हैं, और हम जिनसे चाहकर भी बहुत लोगों से मिल नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाते, क्योंकि घरेलू बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं। ऐसी परिस्थितियों में संपूर्ण परिवार के, चाहे वो बालक हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे गृहिणी हो, उनके इमोशनल, भावनात्मक विकास पर भी बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। हम अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। हम खुश रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बहुत जोर से ठहाका मारे तो डर लगता है कि कहीं कोई ऐसा ना बोल दे कि भाई कैसी खुशी की बात है, हम तो इतने तनाव में हैं। तो बहुत सोच समझ के हमको ये सारी चीजों को चैनलाइज करना पड़ेगा। तो आप ये देखेंगे कि ऐसे तनावपूर्ण पर्यावरण में जब बालक सामूहिक रूप से अवरुद्ध हो गया है, वो अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है, और इसलिए हमें एक अच्छा पर्यावरण भी करना है, तो उसका बौद्धिक विकास कैसे होगा? बौद्धिक विकास की अगर हम बात करते हैं तो जब से कोविड-19 का तनाव आया है या प्रेशर आया है, तो लगभग 160 देशों के शिक्षा केंद्र बंद हो गए हैं, और उससे 1.5 बिलियन बच्चों पर बहुत बुरा नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। और ऐसे में जब हम ई लर्निंग की बात करते हैं तो आप ये देखेंगे कि ई लर्निंग क्या ये सभी तबके के लोगों के लिए संभव है, प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है? तो हम पाते हैं कि इससे सिर्फ 25% बच्चे ही लाभान्वित हो पाएंगे जिनके पास ये सारी सुविधाएं हैं। दूसरी बात ये भी रहती है कि इंटरनेट को कैसे एक्सेस करें, कंप्यूटर, प्रिंटर को कैसे एक्सेस करें, रिलायबल इंटरनेट घर में उपलब्ध हो पाएगा कि नहीं, और पेरेंट्स नीड टू हैव एबिलिटी, टाइम, एनर्जी एंड पेशेंस टू टर्न इनटू होम स्कूल इंस्ट्रक्टर, वो भी बहुत सारी घर की जिम्मेदारियों के साथ। क्योंकि जब बहुत लंबा लर्निंग गैप होने लगता है तो बालक ने जो पूर्व में ज्ञान अर्जित किया है वो भी धीरे धीरे धुंधला होने लगता है, फेड पड़ने लगता है, और एक बहुत बड़ा लर्निंग गैप आ जाता है। लर्निंग गैप के इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा खराब दिखते हैं, क्योंकि बालक की जो कॉग्निटिव, जैसे गणित है, रीडिंग राइटिंग है, स्किल्स हैं, नॉन कॉग्निटिव स्किल्स जैसे रहती हैं धैर्य, निरंतरता, उद्योगी, दीर्घ प्रयत्न, कंसंट्रेशन, इन सब का इम्पैक्ट जो है उसके सभी क्षेत्रों पर पड़ता है। तो हमें कुछ ना कुछ प्रतिकारात्मक उपाय हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि कोविड-19 जो है अगर हम प्रतिकारात्मक उपाय नहीं करेंगे तो पैरेंटिक गैप को बढ़ा देगा, और विच एक्सेलरेट द ट्रेंड टू इंक्रीज पोलराइजेशन एंड लोअर मोबिलिटी इन सोसाइटी। आप ये देखते हैं कि अगर लॉकडाउन बहुत लंबे समय तक चलता है तो ऐसी परिस्थिति में हम ये पाते हैं कि बच्चों के अंदर जो बहुत सारी योग्यताएं रहती हैं, जो उनकी एबिलिटी रहती हैं, जो क्षमताएं रहती हैं, वो उनका भी लॉकडाउन होना शुरू हो जाता है।
ये एक नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल यह सोचता है कि लंबे समय तक जब लॉकडाउन होगा, बच्चे फीस नहीं देंगे, तो वो किस प्रकार अपने शिक्षकों को आर्थिक अर्जन करके उनके पेमेंट कर पाएंगे। जब शिक्षक को पेमेंट नहीं मिलेगा, पेरेंट्स आर्थिक संकट में रहेंगे, तो निश्चित जानिए कि वो एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हम नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सोचने की बात है कि शिक्षक, माता पिता, बालकों को तनाव रहित कैसे किया जाए। हम शिक्षा की बात करते हैं, हम रिमोट लर्निंग की बात करते हैं, तो क्या ये रिमोट लर्निंग हमारे हैंडीकैप बच्चों के लिए कैसे हम प्रदान करेंगे? वो हैंडीकैप बच्चों का एक बहुत बड़ा परसेंटेज है, हम उनको कैसे लाभान्वित करेंगे? ऐसे रिमोट एरिया में जहां पर इंटरनेट उपलब्ध नहीं रहता है, वहां पर हम किस प्रकार से ये शिक्षा प्रदान कर सकते हैं? तो इस प्रकार से बहुत सारे चीजें हैं। हमारा कोरोना वायरस के बारे में सोचेंगे तो निश्चित जानिए कि हम बहुत सारी शक्तियों का, चाहे शारीरिक शक्तियां हो, चाहे मानसिक शक्तियां हैं, उसका ह्रास हो जाएगा। जब हमारी शारीरिक और मानसिक शक्तियां का ह्रास हो जाएगा, तो हम किस तरीके से हम अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। अगर हम ये बात भी कहें कि चलो, क्योंकि बच्चे जब घर में रहते हैं, हर उम्र समूह के बच्चे रहते हैं, सबकी अलग अलग क्लास, तो माँ किस किस को देखे, किस किस के नीड्स को पूरा करें। और अगर हम सोचते हैं कि शिक्षा केंद्र को रीओपन भी कर दिया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हमारे शिक्षा केंद्र एक सुरक्षित, अच्छा पर्यावरण प्रदान कर पाएंगे कि हमारे बच्चे वहां सुरक्षित रह पाएंगे? इस तनाव, ये फिर से एक अलग प्रकार का तनाव माता पिता के दिमाग में आ जाएगा, घर में आ जाएगा, तो फिर से तनाव की स्थिति बढ़ जाएगी। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, ये बहुत जरूरी है स्कूलों का खुलना, क्योंकि ट्रेडिशनल जो टीचिंग होती है उसको हम किसी भी तरह से पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते ई लर्निंग के माध्यम से, क्योंकि स्कूल एक इक्वलाइजिंग इफेक्ट देता है जो न्याय संगत होता है, अपक्षपाती होता है। और अगर ये समाप्त हो गया तो बालकों की औपचारिक शिक्षा का पूर्ण भार परिवार पे आ जाएगा, और तब जबकि उसके अन्य बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को वहन करना है, उनका निर्वहन करना है, तो ऐसी स्थिति में ये बहुत जरूरी है कि हम हर तबके के, हर आयु समूह की आवश्यकताओं को एक दूसरे को लेकर ध्यान रखें, सबका भावनात्मक रिस्पेक्ट करें। वी शुड एस्टैब्लिश एंड एनफोर्स द कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें जैसे आप सेक्सुअल हरासमेंट है या स्टिग्मा है, या हम देखते हैं फिजिकल पनिशमेंट है, अब्यूजेस है, वायलेंस है, बुलिंग है, या डिस्क्रिमिनेशन है, हम बच्चों में बीच बीच में कंपैरिजन करते हैं, भेदभाव करते हैं, इन सब से हमें हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को दूर रखना पड़ेगा, उनको सुरक्षित रखना पड़ेगा। तभी हम अच्छी परवरिश की, अच्छी सोच की, अच्छे पर्यावरण निर्मित करने के बारे में सोच सकते हैं। मैडम ने बहुत सुंदर ढंग से बताया कि कैसे एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए, कैसे कोऑपरेटिव एटीट्यूड रखा जाए, हम सब में कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। जब तक हम एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे के मन को, एक दूसरे के दिमाग को पहचान नहीं लेंगे, पढ़ नहीं लेंगे, तब तक हम कैसे एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर पाएंगे। तो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए हमारे सरकार के द्वारा जो बनाई गई नीतियां हैं, समाज के द्वारा बनाई गई जो नीतियां हैं, उन नीतियों को भी हमें पालन करना पड़ेगा। अगर हम उल्लंघन करते हैं तो उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव आते हैं तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पे हमें सोचना है, चिंतन करना है, मनन करना है। तो हम सारी नीतियों को समझ के, एनालिसिस करके, विश्लेषण करके एक अच्छे सुंदर पर्यावरण का निर्माण करेंगे, तो निश्चित जानिए न केवल हम अपने परिवार, हम अपने समाज और अपने देश की भी रक्षा कर सकेंगे, और उसमें रहने वाले सभी लोग खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होगा। तो मेरी आप सभी को बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आयोजन किया। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने अनेक पहलुओं के बारे में चर्चा की। शिक्षा के क्षेत्र के नए नए आयाम, बच्चों के स्वास्थ्य, गर्भवती महिलाओं का तनाव, बच्चों में अच्छी आदतें कैसे डाले जाएं, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट कैसे हो, इम्यूनिटी बूस्टर के बारे में भी आपने चर्चा की। और ई लर्निंग जो है, इससे बहुत कम बच्चे लाभान्वित हो पाएंगे और ये पारंपरिक शिक्षा का ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता। परंतु बदलते परिवेश के साथ हमें ई लर्निंग के साथ भी बच्चों को अभ्यस्त कराना होगा। यूनिसेफ के द्वारा भी ये चिंता व्यक्त की गई है कि ई लर्निंग से बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, क्योंकि वे इंटरनेट का यूज नए एक मैडम, आपको झारखंड का बात भी बहुत जरूरी है। झारखंड के जो प्राध्यापक हैं, उनका नाम है क्या बोलते हैं, श्याम किशोर सिंह। उन्होंने पूरे विलेज में, झारखंड के विलेज में लाउड स्पीकर लगा के बहुत अच्छा एक माहौल तैयार किया, क्योंकि सभी बच्चों के पास मोबाइल नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि 246 बच्चे, जिनमें से 204 के पास स्मार्टफोन नहीं था, उन सबको कनेक्ट किया लाउड स्पीकर से और उनको शिक्षित किया। और उनके पास जो भी समस्या थी, उन्होंने बोला आप स्मार्टफोन से हमें बता दीजिए, नेक्स्ट डे हम उसकी इंक्वायरी को सेटिस्फाई करेंगे। बहुत अच्छा प्रयास था। जी मैडम, सॉरी फॉर इंटरप्शन। कोई बात नहीं। हम सभी शिक्षक नए नए प्रयास कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इंटीरियर एरियाज में जो बच्चे हैं उन तक अपनी शिक्षण का लाभ उन तक पहुंचा सकें। माता पिता, शिक्षक और बच्चे के बीच सामंजस्य बहुत जरूरी है और ये हम पारंपरिक शिक्षा के द्वारा ही कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल टीचिंग का अल्टरनेटिव ई लर्निंग है, परंतु उसको वो रिप्लेस नहीं कर सकता। और स्कूलों का खुलना बहुत जरूरी है। परंतु अभी हाल ही में मैंने यूनिसेफ ने जो चिंता या बच्चों के प्रति जो जोखिम है उसके बारे में चर्चा की, उसके बारे में पढ़ा कि स्कूलों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं या नहीं, स्कूलों में साफ सफाई की व्यवस्था है या नहीं, इवन कोविड के दौरान उनके हाथ धोने और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, इन सब की भी दिक्कतें जो है, इसके बारे में भी यूनिसेफ जो है वो चिंता कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी चिंता की कि जो छोटे बच्चे हैं उनके वैक्सीनेशन में भी दखल आया है और जिसकी वजह से बच्चों का स्वास्थ्य जो है ये प्रभावित होगा। और विशेष रूप से जो अंडर नरिश्ड और माल नरिश्ड बच्चे हैं उनकी चिंता यूनिसेफ के द्वारा की गई। तो हमें कोविड के बदलते परिवेश के साथ अपने स्कूल कॉलेजेस का माहौल भी बदलना होगा और वहाँ पर स्वच्छता के प्रति हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करानी होगी। मैं औपचारिक धन्यवाद के लिए डॉक्टर एजेंट मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि वे मैडम का धन्यवाद ज्ञापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमारे लिए समय निकाला। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज मैडम, आपने एक फोन कॉल में हमारा निवेदन स्वीकार किया और हमारे प्रतिभागियों को बहुत जरूरी बातों से अवगत कराया। आपके अनुभवों का लाभ हम सबको मिला है और आगे भी आपसे अपेक्षा करते हैं कि हम आपका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू मैडम फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच मैडम। अब मैं अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर मंजू जैन को आमंत्रित करना चाहूंगी। पहले मैं उनका परिचय देना चाहती हूँ। डॉक्टर मंजू जैन प्राचार्य, शासकीय अग्रणी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय विदिशा, मध्य प्रदेश में लगभग 36 वर्षों से अध्यापन कार्य कर रही हैं। उन्हें लगभग 4 दशकों का वनस्पति शास्त्र विषय का अध्यापन अनुभव है। मैडम एनसीसी के अधिकारी के रूप में मैडम ने लंबे समय तक कार्य किया है और उन्हें
एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर का राष्ट्रीय पुरस्कार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बेस्ट एएनओ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उनके अंडर में अनेक शोधार्थियों ने शोध किया है। उन्होंने एनसीसी कैप्टन के रूप में भी काम किया है और हम सभी उनको सुनना चाहेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मंजू जैन, प्राचार्य शासकीय अग्रणी कन्या महाविद्यालय विदिशा। थैंक यू डॉक्टर अलका। मैं ज्योति सिन्हा मैडम, प्रिंसिपल गवर्नमेंट राजमोहनी देवी पीजी कॉलेज अंबिकापुर, सरगुजा द्वारा आयोजित सेमिनार वेबिनार चैलेंजेस फॉर चाइल्ड रियरिंग, अपब्रिंगिंग एंड पॉजिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ फैमिली, इसके लिए बधाई देती हूँ बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अंबिकापुर मेरे लिए मेरा बचपन है, इसलिए मुझे आपके इस वेबिनार में जुड़ने में बहुत बहुत खुशी हो रही है। शासकीय रिसोर्स पर्सन के रूप में मैं आज यहाँ हूँ, तो अपने आप को मैं बड़ा गौरवान्वित अनुभव, सौभाग्यशाली अनुभव कर रही हूँ। कोविड-19 बहुत सारे वक्ता मैडम शशिकांत भारद्वाज मैडम, अंजना टोपो मैडम और उसके बाद पटेला मैडम ने भी बताया, परंतु मैं एक ब्रीफ में एक साइंस स्टूडेंट होने के कारण व्हाट इज कोरोना के रूप में मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग कोरोना जब से बोल रहे हैं तो एक्चुअल में कोरोना एक सिंपली क्राउन शेप्ड हेलो की तरह रचना होता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स रेस्पिरेटरी SARS-2 है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको नोवेल कोरोना के रूप में कहा है। कोरोना विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक महामारी के रूप में घोषित किया है। यह महामारी पूरे विश्व में बड़े रूप ले चुकी है। कोरोना भारत में जनवरी के अंत में आया। मध्य प्रदेश में इसकी रोकथाम के लिए कोरोना किल अभियान शुरू किया गया है। कोरोना के लक्षण मुख्य रूप से जुकाम, सर्दी, खांसी, बुखार है, जिसमें बुखार मुख्य लक्षण होता है। इस बीमारी के लक्षण में इनको अपन बचाने के लिए हम बोलते हैं कि बहुत जिनको डायबिटिक है, हार्ट पेशेंट है, अस्थमा है, कैंसर है, इन पेशेंट्स को बाहर नहीं निकलना चाहिए। बच्चों और सभी व्यक्तियों को ये बोला गया है कि साबुन से हाथ धोइए, जिससे कोरोना जो वायरस है वह खत्म हो जाएगा। सैनिटाइजेशन का उपयोग करते हैं और मास्क का उपयोग हम बहुत अत्यंत आवश्यक रूप से करते हैं। कोरोना को इस तरह खत्म करने की शुरुआत कर चुके हैं, परंतु आज जिस समय से देश गुजर रहा है उसके लिए अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव लाना, कुछ जीवन की आदतों में बदलाव लाना हमें आवश्यक हो गया है। जिंदगी में हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। इम्यूनिटी के लिए सबसे फायदेमंद है हमें पूरी नींद। बच्चों के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसमें पूरी नींद होना चाहिए, संतुलित भोजन होना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज। बच्चों के लिए मैंने आपको 3 उसमें पक्ष में लिया है पूरे आपके इस वेबिनार को। प्रातः, सुबह, दोपहर और शाम। सुबह हम बच्चों को योगा, अगर योगा नहीं करते हैं बच्चे तो एक्सरसाइज करेंगे और उनके मनपसंदीदा चीजें हम उनको बताएंगे कि ये बागवानी करें, म्यूजिक सिस्टम का उपयोग करें। इस आधार पर वह अपने प्रातः का समय और उनको एक पौधा दे देंगे जिसकी जिम्मेदारी आप उन्हीं की रहेगी कि उसको किस प्रकार से वो रोपित करते हैं, किस तरह से उसका पोषण करते हैं, क्या क्या चीजें उसको पौधे के लिए आवश्यक होती। उस पौधे का वो नाम देंगे जिससे कि उसका किस प्रकार वो बढ़ रहा है और ये भी उन्हें खुशी होगी। अनुशासित जीवन सबसे ज्यादा हम बच्चों को, बड़ों को और बुजुर्ग को भी हमारे लिए ये सबसे ज्यादा अनुशासित है तो हम सुरक्षित हैं। भावनाओं पर हम अपनी लगाम रखेंगे कि हमें बाहर घूमने नहीं जाना। पहले के समय हम यहाँ जाते थे, सुबह दोपहर बाहर घूमते थे, बट अभी ऐसा जो परिवेश चल रहा है इसमें हमें घर पे ही रह के सेफ रहना है। विनम्रता, आपको इतना इरिटेशन हो गया है, 3 महीने से बच्चे घर में हैं, जो बाहर रह रहे हैं बच्चे, देश के बाहर बच्चे हैं या हमारे घर के भी बच्चे हैं,
ये 3 महीने से लगभग घर में रहना, तो इरिटेशन ना हो बच्चों में, विनम्रता उनमें होना चाहिए। मास्क पहनना बच्चों को सबसे अत्यंत आवश्यक है, यह सीख हमें देना चाहिए। अभी चूंकि वेबिनार में है हम लोग और सिंगल सिंगल है, इसलिए हमने मास्क का उपयोग नहीं किया है, बट मास्क हमेशा हमारे जिंदगी का अभिन्न अंग हो जाना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में बच्चों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, यह अत्यंत आवश्यक उन्हें बताना चाहिए। ध्यान, ध्यान एक, मेरे सोच से ध्यान एक बहुत बड़ी चीज है जिससे कंसंट्रेशन बढ़ाता है ध्यान बच्चों को। योग, बाबा रामदेव हमारे लिए जो हमारी पद्धति है वह विदेश उसको फॉलो कर रहा है। अनुलोम विलोम जो सांस से संबंधित, जो कोरोना है वह सांस से संबंधित बीमारियों को से दूर हो सकता है। तो बाबा रामदेव का अनुलोम विलोम, भ्रात्रिका, ब्राह्मी, ये सब जो है वह छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग, अगर बुजुर्ग घर में करेंगे तो बच्चे निश्चित रूप से उनके साथ समय उसमें व्यतीत करेंगे। इसका क्या कारण है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसमें आपको मैं पॉइंट्स बताऊंगी कि अस्वस्थ शरीर रहता है, भावनात्मक परेशानियां रहती हैं, सामाजिक अलगाव रहता है। हम चूंकि घर घर में ही रह रहे हैं तो हम सामाजिक रूप से भी बिल्कुल कट गए हैं, इसलिए हमें तय शेड्यूल में कार्य करना चाहिए। घर के हर सदस्य को काम करना चाहिए, सिर्फ महिला ही काम ना करे, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक कुछ ना कुछ कार्य घर परिवार का करें, जिससे हमें माहौल जो है वो हमारा घर परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। लॉकडाउन में आर्थिक स्थिति, जो हम गवर्नमेंट सर्वेंट है उन्हें तो वेतन प्राप्त हो रहा है, परंतु जो बाकी लोग हैं उनको वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आर्थिक स्थिति उसका सामंजस्य भी हम पैसे का सामंजस्य छोटे बच्चे से लेके बड़े लोगों तक में करेंगे, उनको बताएंगे बच्चों को। पहले हम बच्चे जो भी चीज मांगते थे उनका हम उनकी पूर्ति करते थे, परंतु आज की परिस्थिति में पैसा या आर्थिक स्थिति क्या है यह भी बच्चों को उनको शेयर करेंगे, उनको बताएंगे कि नहीं अभी पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए वो इन आवश्यकताओं को कम करें। कोविड-19 यदि हो जाता है आपको, तो इसमें डरने की बात नहीं है, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, या शर्मिंदा भी होने की बात नहीं है कि हमें यह बीमारी हो गई है। हमें इम्यूनिटी सबसे आवश्यक चीज है। इम्यूनिटी आप बच्चे की 3 साल के बच्चे में भी यदि कोरोना हो गया है तो वह भी स्वस्थ होकर आज वापस आ गया है। गर्भवती महिलाएं यदि ये जानती हैं कि यदि उन्हें कोरोना हो गया है तो भी बच्चे की फीडिंग करेंगी वो, और बच्चा स्वस्थ ही रहेगा। आजकल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश, काढ़ा जिसमें हम लोग, मैं बॉटनी की हूँ तो हम लोग काढ़ा पुराने समय से हम लोग काढ़ा पीते आए हैं। दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, इलायची, तुलसी जो हमारे इथेनोबॉटनी के हैं, यदि इनका उपयोग करते हैं कि हमारे आज के जीवन में हल्दी और नीम जो है वो एंटीवायरल, इसमें तत्व बहुत काफी अधिक होते हैं। अदरक, लहसुन, पुदीना, खड़ी मूंग दाल, लौकी, ये सब चीजें जो हमारे रोजाना के, इनका उपयोग हमें नहीं मालूम रहता, परंतु आजकल हम घर का भोजन ही कर रहे हैं, बाहर के पदार्थों का उपयोग कम कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे लिए लाभदायक है। मैडम ने अभी कहा है कि लर्निंग, आजकल के परिवेश में हम कॉलेज और स्कूल में बच्चों को तो नहीं बुला सकते, इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जरूरी है कि बच्चों को एक्टिव लर्नर बनाया जाए। उनको ये बताया जाए कि किस प्रकार से हम रूम में रहकर किस प्रकार से हम पढ़ाई कर सकते हैं, किस तरह से परीक्षा दे सकते हैं। लर्नर को मजेदार बनाने के लिए भी कई तरीके हैं। हम बच्चों को आजकल इंटरनेट पर पढ़ाने के लिए या कई प्रकार की और भी शिक्षा देने के लिए उसको विभिन्न रूप से हम उनको मजेदार गेम के रूप में उनको खेल सकते हैं। आज की परिवेश में यदि हम अपने देह को बचाते हैं, बॉडी यदि हम बचाते हैं, तो वह सबसे बड़ा, ये महामारी का सबसे बड़ा ब्रह्म वाक्य है। स्वच्छता और सतर्कता शरीर की रक्षा करने के लिए सबसे बड़ा धन है हमारा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बदलते आर्थिक परिवेश के साथ कदम से कदम ताल मिलाकर चलिए। उम्मीद के साथ कभी न छोड़िए। आज जीतेंगे, बस उत्साही और आशावादी रहिए। बेसब्री रहना चाहिए, आप में क्यूरियोसिटी रहना चाहिए कि यदि ये हो गया है तो हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं।
ये नहीं कि हम नेगेटिव मानसिकता लेंगे कि कोरोना हो गया है तो पूरा परिवार उसके साथ रहेगा, तो बच्चा या उसका मेंबर जो है जिसको कोरोना हो गया है वह आगे जीत सकता है इस लड़ाई से। दिमागी हमेशा हालत स्वस्थ रखिए। दिमाग नए विचारों के लिए, आप अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए सबसे अच्छा साधन जो है आजकल कोरोना काल में, यदि आप पुस्तक पढ़ सकते हैं तो पुस्तक पढ़िए। यदि संगीत, बागवानी, ये हमारे बागवानी जो है, और यदि हम पालतू पशु यदि आपके घर में है तो ये आपको पॉजिटिविटी देता है। पालतू पशु के साथ यदि हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो बहुत अच्छा हम उसका समय निकाल सकते हैं। आज इस वेबिनार के माध्यम से कोविड-19 पे जो चर्चा हुई वह एक बहुत अच्छी और सीखने योग्य चर्चा रही है। जब कॉलेज में या स्कूल में लॉकडाउन चल रहा है तो हम इस तरीके से मिलजुल कर अपने विचार बच्चों तक ले जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा साधन है। मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि मुझे इस कॉलेज के माध्यम से कोविड-19 पर रिसोर्स पर्सन के रूप में बोलने का मौका दिया। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर मंजू जैन के द्वारा काफी अच्छी बातें की गई। इन्होंने खास तौर से जो मुख्य बातें कही उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगी कि इन्होंने बच्चों को अनुशासन में रहने की सलाह दी, उन्हें बागवानी सिखाना, उन्हें पौधे की जिम्मेदारी देना, पौधे का नाम रखने के लिए कहना, ताकि बच्चे को पौधों के साथ लगाव हो सके। अनुशासित जीवन आज के समय बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है, हम सभी के लिए जरूरी है। और उन्हें ये बताना कि बाहर घूमने नहीं जाना है और उनके साथ विनम्रता से पेश आना, उन्हें हमेशा मास्क पहनने की सलाह देना। इसके साथ ही उन्हें एक्सरसाइज करना सिखाना, उन्हें योगा करना सिखाना, अनुलोम विलोम का महत्व और योग का महत्व इन्होंने बताया। आर्थिक स्थितियों का भी ध्यान रखने के लिए इन्होंने फोकस किया, जिसमें कि यदि आर्थिक परेशानी है तो कैसे उन परेशानियों के साथ जीवन यापन किया जा सके। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी सुझाव दिए, लर्निंग को मजेदार बनाने की सलाह इन्होंने दी और हमेशा स्वच्छता और सतर्कता से रहने की सलाह दी। आशावादी रहें, सकारात्मक रहें, इन बातों पर इन्होंने प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और एक पोषण विशेषज्ञ होने के नाते मैं कुछ बातें करना चाहूंगी कि कोविड-19 से संक्रमण के दौरान जब भी कोई संक्रमण होता है तो हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है वो बढ़ जाती है, और क्योंकि कोशिकाओं की टूट फूट बढ़ जाती है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। तो यहाँ हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पोषक तत्वों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अपने आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थ, खासतौर से जिनसे हम अच्छा प्रोटीन प्राप्त कर सके और आवश्यक अमीनो अम्ल प्राप्त कर सके, इनको अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। और प्राप्त होता है, उपयोग करें, विटामिन होता है, इनका आहार में ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। अंकुरित चीजें जो हैं और किण्वन की हुई चीजें, इनका दैनिक जीवन में उपयोग करें, जिससे आपको बी कॉम्प्लेक्स जो है, बी ग्रुप के विटामिन आसानी से प्राप्त हो सकेंगे। अंकुरित गेहूं जो होता है विटामिन ए का एक बहुत अच्छा साधन होता है। इसके अलावा हम प्रतिदिन के आहार में हरी सब्जियां, फल, साफ सफाई का ध्यान रखते हुए उनका उपयोग करें। थोड़ी मात्रा में एक मुट्ठी नट्स खाना दिन में जरूरी होता है। यदि नट्स नहीं है तो उसके स्थान पर हम मूंगफली का उपयोग कर सकते हैं, सोयाबीन प्रोडक्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं। विटामिन डी हमें काफी आसानी से मिल जाता है, सूर्य के प्रकाश द्वारा हम इसका देश में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायता करता है। इसके अलावा कुछ मिनरल्स हैं, जैसे जिंक है, कॉपर है, सेलेनियम है। ये जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके लिए अपने दैनिक आहार में मशरूम है, फलियां हैं,
संपूर्ण अनाज, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, और डार्क चॉकलेट्स बहुत अच्छी होती हैं। डार्क चॉकलेट्स का भी उपयोग सीमित मात्रा में किया जा सकता है। और फर्मेंटेड चीजें जैसे दही है, मठा है, ये हमें प्रोबायोटिक्स प्रदान करने में मदद करते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा कच्ची लहसुन, प्याज, अलसी, ये हमें प्रीबायोटिक्स प्रदान करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। तो यदि आहार में हम इन सब चीजों को शामिल करें तो हमारा स्वास्थ्य जो है ये बेहतर रहेगा। और इसके अलावा हमें कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए कि अपना तनाव कम रखना चाहिए, उसके लिए एक्सरसाइज करना, और एक्सरसाइज जो होता है तनाव दूर करने में मदद करता है। अच्छा संतुलित भोजन लेना, और जैसे हम जानते हैं कि हमारे बेहतर जीवन शैली के लिए हमें कुछ बातों को खास तौर से ध्यान देना चाहिए। WHO के द्वारा भी भोजन की स्वच्छता के संबंध में कुछ सुझाव दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा भोजन है उसको एक तो हमको पैथोजन से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। कच्चा पका भोजन अलग रखना, भोजन को उपयुक्त ताप पर पकाएं और इसके अलावा उसे सही तरीके से संग्रहित करें, सुरक्षित पानी पिएं, और पानी यदि उबाल कर पिएं तो अच्छा है। तो इन सब बातों को यदि हम ध्यान में रखें तो स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। अभी अधिकांश लोगों को ये डाउट होता है कि हम सब्जियों और फलों का उपयोग कैसे करें, तो उसके लिए सब्जियों और फलों को जो रनिंग वाटर है उसके द्वारा धो करके इस्तेमाल करें, और उसे नमक के पानी से भी धो सकते हैं। और पेस्टिसाइड्स आदि निकालने के लिए उसमें सिरका 10% यदि सिरका डाल दिया जाए और उसके बाद साफ पानी से धोया जाए तो वो सुरक्षित हो जाता है। ये कुछ सलाह मैं एक पोषण विशेषज्ञ होने के नाते देना चाह रही थी, और किचन गार्डन को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि ऑर्गेनिक फूड जो है हमें आसानी से अपने घरों पर ही प्राप्त हो जाए। नींद अच्छी होना चाहिए, ताजी हवा लेना चाहिए। तो आज के समय में हमें बाहर निकलना मुश्किल है, तो घर में ही हम छतों पर घूम सकते हैं। और इसके अलावा सुबह का ब्रेकफास्ट जरूर लेना चाहिए। अक्सर लोग ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं, तो ब्रेकफास्ट जो है ऊर्जा से भरपूर होना चाहिए। और योगा और ध्यान, इसका भी बहुत अधिक महत्व है। तो डीप ब्रीदिंग जो है ये कोरोना से बचाव में हमारी काफी अधिक मदद करेगी। तो ये कुछ सुझाव मेरी तरफ से थे। अब इसके पश्चात कुछ अगर क्वेश्चन आंसर्स हैं तो उसको हम, काफी सारी चर्चाएं हम लोगों ने की, और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और औपचारिक धन्यवाद के लिए डॉक्टर रेजेंट टोप्पो मैडम को आमंत्रित करना चाहती हूँ। धन्यवाद मैडम। आज के इस वेबिनार में सभी प्रतिभागियों और महाविद्यालय परिवार गृह विज्ञान विभाग की ओर से सभी वक्ताओं का हृदय से आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। हम हृदय से आभारी हैं डॉक्टर अरुणा पलटा मैडम जी का। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, यह हमारा सौभाग्य है। आपने हमें महत्वपूर्ण जानकारियां दी और निश्चित रूप से सभी को इसका लाभ प्राप्त होगा। आप हमारे बीच आती रही हैं और आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहा है। हमें विश्वास है कि आगे भी आपका सहयोग और मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। मैडम, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से, गृह विज्ञान विभाग की ओर से पुनः आभारी हूँ डॉक्टर शशिकांता भारद्वाज मैडम जी का। आपने हमारा तत्काल निवेदन स्वीकार किया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं मैडम। आपने हमें अपने अनुभव के बहुत सारी बातें बताई और हमारे प्रतिभागियों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है। आपने बच्चों के परवरिश के सभी पक्षों की चुनौतियों और सामना करने के लिए सुझाव दिए और निश्चित रूप से अभिभावकों को इससे नई दिशा मिलेगी। आशा है भविष्य में आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। हम आभारी हैं डॉक्टर मंजू जैन मैडम जी का। आपने भी अपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए समय निकाला और आपने जीवन रक्षा के लिए जितने बातों की आवश्यकता है उसे बड़े सरल ढंग से बताया, जो हम सभी को पालन करना चाहिए। सभी प्रतिभागियों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
आप अंबिकापुर की बेटी हैं और आपको हमारे बीच में पाके हमें बहुत खुशी हो रही है। आगे भी आपका सहयोग हमें प्राप्त होगा। मैडम, आपको बहुत धन्यवाद। हम आभारी हैं हमारे प्राचार्य मैडम डॉक्टर ज्योति सिन्हा जी का, जिनके मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन के बिना यह वेबिनार नहीं हो सकता था। आप हमारा निरंतर उत्साहवर्धन करती रहती हैं और आपके ही प्रयास से यह वेबिनार संभव हो सका है। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हम आभारी हैं हमारे सभी ऊर्जावान और युवा साथियों का, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आनंद तिवारी जी, तकनीकी सहायक श्री जितेंद्र गुप्ता जी, श्री राकेश वर्मा जी, जिन्होंने पूरे वेबिनार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और आप लोगों के सहयोग के बिना भी यह वेबिनार संभव नहीं हो सकता था। महाविद्यालय परिवार और गृह विज्ञान विभाग विशेषकर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का पुनः धन्यवाद। विशेष रूप से हम धन्यवाद देना चाहते हैं सभी प्रतिभागियों का। आपने धैर्यपूर्वक हमारे वेबिनार में भाग लेकर इसे सफल बनाया है। हम आपके बहुत आभारी हैं। हम आभारी हैं हमारे महाविद्यालय परिवार के समस्त प्राध्यापकों, कर्मचारियों, विशेषकर हमारे सहयोगियों श्रीमती मरियम तिर्की और श्रीमती प्रीति जायसवाल मैडम, और महाविद्यालय के सभी कर्मचारियों का आपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें सहयोग देकर वेबिनार को सफल बनाया है। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अंत में धन्यवाद मैडम। अंत में अपने मुख्य वक्ता डॉक्टर अरुणा पेल्टो मैडम, हमारे रिसोर्स पर्सन डॉक्टर शशिकांत भारद्वाज मैडम, डॉक्टर मंजू जैन मैडम, हमारी शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्राचार्य मैडम, और हमारा समस्त शैक्षणिक स्टाफ और गैर शैक्षणिक स्टाफ, हमारी टेक्निकल टीम, हमारे पार्टिसिपेंट सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनके सहयोग से ही हमारा ये प्रथम प्रयास राष्ट्रीय वेबिनार संपन्न कराने का खासतौर से होम साइंस विभाग के द्वारा ये संपन्न हो पाया। और आगे भी हम चाहेंगे कि आप सभी का सहयोग हमें प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। और कोई अगर गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं।